Good morning, students. Welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपसे आधारीय उपापचय के विषय में परिचर्चा करूँगी। आज के अध्ययन सत्र में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वे हैं आधारीय उपापचय, आधारीय उपापचय दर, आधारीय उपापचय को मापना तथा आधारीय उपापचय दर को प्रभावित करने वाले कारक। आधारीय उपापचय: जब व्यक्ति संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तब भी उसके शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हृदय का धड़कना, रक्त का परिसंचरण होना, भोजन का पाचन, अवशोषण एवं उपापचय, मूत्र का उत्सर्जन, सांस लेना एवं छोड़ना आदि क्रियाएं निरंतर निर्बाध गति से होती रहती हैं। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विविध शारीरिक अंग सदैव क्रियाशील रहते हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, साथ ही शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आधारीय उपापचय कहते हैं। जीवित रहने के लिए शरीर में संपन्न होने वाली विविध अनैच्छिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की दर को आधारीय उपापचय दर अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि आधारीय उपापचय को कैसे मापा जाए। आधारीय उपापचय को मापने के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक हैं। पहली, व्यक्ति के शरीर का तापक्रम सामान्य हो। दूसरा, उसे भोजन किए हुए कम से कम 12 घंटे व्यतीत हो चुके हों। कमरे का तापमान आरामदायक अर्थात 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। अत्यधिक सर्दी एवं अत्यधिक गर्मी में ऊर्जा को अत्यधिक सर्दी एवं अत्यधिक गर्मी में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में हो तथा प्रयोग करने से पूर्व व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे तक पूर्ण आराम करना चाहिए। व्यक्ति किसी संवेगात्मक विकास से पीड़ित नहीं हो जैसे कि क्रोध, भय, तनाव इत्यादि। आधारीय उपापचय का सिद्धांत: व्यक्ति विश्राम की अवस्था में सामान्यतः ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा ग्रहण करता है जो उसके शरीर के आधारीय उपापचय के लिए उपयोग में आती है। आधारीय उपापचय दर का निर्धारण: आधारीय उपापचय दर को मुख्यतः अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं एवं इसके लिए बेनेडिक्ट एवं रोथ द्वारा आविष्कृत किए गए उपकरण का प्रयोग करते हैं। इस उपकरण को बेनेडिक्ट रोथ apparatus या उपकरण भी कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, पहला स्पायरोमीटर एवं दूसरा काइमोग्राफ। इस चित्र में आप देख भी रहे हैं कि ये गोल सिलेंडर जिसमें कि एक और सिलेंडर भरा हुआ है तथा जिससे नलियाँ निकली हुई हैं, ये स्पायरोमीटर का भाग है तथा इसी स्पायरोमीटर से पुली के द्वारा काइमोग्राफ जुड़ा हुआ है। स्पायरोमीटर धातु का बना हुआ एक छोटा सा कक्ष है। यह एक बंद गोल सिलेंडर की तरह है जिसमें सोडा लाइम तथा पानी की एक निश्चित मात्रा भरी रहती है। इस सिलेंडर के अंदर रखे दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी हुई है। इस सिलेंडर में 6 लीटर तक ऑक्सीजन भरने की क्षमता होती है एवं यह सिलेंडर पानी पर तैरता रहता है। दूसरा, काइमोग्राफ। यह बेनेडिक्ट रोथ उपकरण का दूसरा मुख्य भाग है। इस यंत्र को आप घुमा भी सकते हैं। काइमोग्राफ तथा स्पायरोमीटर के बीच 2 छड़ लगी हुई होती हैं। एक छड़ से स्याही भरा पेन जोड़ दिया जाता है जो काइमोग्राफ के पास होता है तथा छड़ के दूसरे सिरे पर पुली लगी हुई होती है। स्पायरोमीटर की घंटी एक जंजीर से बंधी होती है। इस प्रकार काइमोग्राफ को एक विशिष्ट ग्राफ पेपर एवं स्याही लगी पेन लगाकर तैयार किया जाता है। प्रयोग को प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को पूर्णतः तनाव रहित होना आवश्यक है। उसे पलंग पर लिटाकर उसकी नाक में एक नोज़ क्लिप लगा दी जाती है जिससे व्यक्ति नाक से श्वास न ले सके।
तथा मुंह पर माउथ पीस लगा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति नाक से सांस न लेकर केवल मुंह से ही सांस ले एवं मुंह से ही सांस छोड़े। माउथ पीस का दूसरा सिरा आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, जिससे व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। और इस माउथ पीस का दूसरा सिरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हुए स्पायरोमीटर के सोडा लाइम कंटेनर से जुड़ा हुआ है। जब प्रयोग प्रारंभ किया जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर शुरू किया जाता है। व्यक्ति सांस के रूप में 6 मिनट तक ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और तब स्पायरोमीटर की घंटी सांस की गतिविधियों के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी मात्रा ग्राफ पेपर पर पेन से अंकित हो जाती है। यानी कि व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड सोडा लाइम द्वारा पानी में अभिशोषित हो जाती है तथा उसकी रीडिंग काइमोग्राफ पर प्राप्त होती है। प्रयोग के लिए 6 मिनट तक व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर से ही ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इन 6 मिनट के दौरान व्यक्ति द्वारा कितनी ऑक्सीजन उपयोग में ली गई उसे माप लिया जाता है, जो कि काइमोग्राफ पर अंकित हो जाती है। व्यक्ति जब पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की अवस्था में होता है तो उसका श्वसन गुणांक 0.82 माना जाता है। यह भी माना जाता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन उपयोग में लेने पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा 4.8 किलो कैलोरी होती है। माना कि व्यक्ति का वजन, जिसको कि हम आधारीय उपापचय नापना चाहते हैं, 60 किलोग्राम है। यदि 6 मिनट तक उसने ऑक्सीजन की 1100 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रयोग की है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने पर 1.1 लीटर आता है। 6 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा अब हो गई 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इजिकल टू 5.28 किलो कैलोरी। 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी 5.8 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 अर्थात 52.8 किलो कैलोरी। 24 घंटे में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा इस प्रकार हो गई 52.8 मल्टीप्लाइड बाय 24 किलो कैलोरी। और इस प्रकार इस व्यक्ति का BMR 1267 किलो कैलोरी प्रतिदिन की दर से मापा गया है। आइए अब हम बात करें कि आधारीय उपापचय दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है शरीर भार। एक पुरुष के लिए कि 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति घंटा आधारीय उपापचय की दर मानी जाती है, वहीं स्त्री के लिए 0.9 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति घंटा, यानी कि BMR पुरुषों के मुकाबले स्त्री की कुछ कम है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि पुरुष के शरीर में सक्रिय मांसपेशियां अधिक होती हैं, जबकि स्त्री के शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है तथा सक्रिय मांसपेशियों के ऊतकों की संख्या अधिक होती है। दूसरा, शरीर का आकार। BMR की मात्रा शरीर के आकार यानी बॉडी साइज़ के प्रोपोर्शनल बढ़ती है। यदि बॉडी का आकार अधिक है तो BMR अधिक हो जाएगा और यदि बॉडी का आकार कम है तो BMR कम हो जाएगा। मोटे व्यक्तियों में वसा का संग्रह अधिक होने के कारण एक ही आकार प्रकार के 2 व्यक्ति, जिनमें एक में वसा या चर्बी की मात्रा अधिक है, दूसरे में मांसपेशियों की मात्रा अधिक है, तो चर्बी युक्त व्यक्ति के BMR कम होगा बनिस्बत की ऐसे व्यक्ति के जिसके शरीर में मांसपेशियों की मात्रा अधिक है। उम्र की जब हम बात करते हैं तो शैशवावस्था के दौरान 1 से 2 वर्ष में BMR सर्वाधिक होता है। उसके पश्चात BMR की दर कुछ कम हो जाती है। किशोर वय आने पर जब ग्रोथ स्पर्ट की अवस्था आती है तो BMR पुनः बढ़ जाता है। वृद्धावस्था 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद BMR की दर में कुछ गिरावट देखी जाती है तथा 60 से 70 वर्ष की उम्र में BMR लगभग 10% तक कम हो जाता है। लिंग भेद, हमने पहले भी बात करी, पुरुषों में BMR 6 to 10% तक महिलाओं के मुकाबले अधिक होता है। मानसिक तनाव की अवस्था में
एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स की मात्रा एपिनेफ्रिन में वृद्धि होती है और BMR 10 to 15% तक बढ़ जाता है। शारीरिक श्रम, जैसे जैसे शारीरिक क्रियाशीलता और शारीरिक श्रम की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसी के साथ साथ BMR भी बढ़ता जाएगा। जलवायु, ठंडी जलवायु में बेसल मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय दर अधिक होती है, क्योंकि शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने के लिए कोशिकाओं को ऊतकों को अधिक कार्य करना पड़ता है। सामान्य तापक्रम से 10% ताप वृद्धि होने पर ऊर्जा की आवश्यकता में 5% तक गिरावट आती है। इसी प्रकार सामान्य तापक्रम से 10 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी होने पर ऊर्जा की आवश्यकताओं में 3% तक वृद्धि देखी गई है। ज्वर अर्थात फीवर के दौरान प्रति डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होने पर ऊर्जा की आवश्यकता में 7% तक वृद्धि आंकी गई है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन हमारे ऊर्जा के उपापचय को बहुत अधिक हद तक प्रभावित करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता अधिक होने पर थायरोक्सिन हार्मोन अधिक निकलता है, तो ऊर्जा का उपापचय अधिक होता है और हाइपरथायराइडिज्म की गंभीरता के आधार पर BMR 90% से लेकर 100% तक बढ़ सकता है। इसी प्रकार हाइपोथायराइडिज्म में ऊर्जा का उपापचय कम होने के कारण BMR में गिरावट देखी गई है तथा यह BMR 30% निम्न भी पाया जाता है। संवेग एवं तनाव की अवस्था हमने पहले ही बात कर ली है। संवेग एवं तनाव के दौरान एड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है और इस हार्मोन के कारण BMR में भी वृद्धि देखी जाती है। निद्रा अर्थात स्लीप, सोने के 8 घंटों के दौरान हमारे BMR में 5 से 10% तक की गिरावट आंकी गई है। अपर्याप्त पोषण एवं उपवास, अपर्याप्त पोषण, कुपोषण, भूखमरी तथा लंबे समय तक चलने वाले उपवास के दौरान BMR में 10 से 20% तक गिरावट देखी गई है। गर्भावस्था, गर्भावस्था में त्रैमासिक चरण अर्थात गर्भावस्था के एडवांसमेंट के साथ साथ BMR में वृद्धि देखी जाती है। प्रथम त्रैमासिक चरण में 5%, द्वितीय त्रैमासिक चरण में 8%, तो तृतीय त्रैमासिक चरण अर्थात थर्ड ट्राइमेस्टर में 12 से 15% तक BMR में वृद्धि आंकी गई है। किशोर वय में हमने पहले ही बात कर ली, किशोरावस्था में BMR अधिक होता है क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट के कारण ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार कुछ दवाइयाँ जैसे कि कैफीन, निकोटीन आदि का निरंतर उपयोग करने से BMR में वृद्धि होती है। वहीं ऐसी दवाइयाँ जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स एवं सेडेटिव्स जो कि हमारे मस्तिष्क को विश्राम की अवस्था में पहुँचाते हैं का उपयोग करने पर BMR में गिरावट देखी गई है। आज के अध्ययन सत्र में हमने आधारीय उपापचय क्या है, आधारीय उपापचय को कैसे मापा जा सकता है तथा आधारीय उपापचय दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो सत्र में हम ऊर्जा की मांग, ऊर्जा के खर्च तथा ऊर्जा संतुलन के विषय में परिचर्चा करेंगे।